चलें बेटा, मेरे ख्याल से जिसने आना था वो आ गए हैं। 15 के करीब बच्चे हैं इस वक्त हमारी क्लास में। जी, हिरा कह रही हैं जी मेरे सर दो जो है ना, मैंने एग्जाम दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों क्लियर हैं। तो बेटा आपको भी कांग्रेचुलेशन। देखिए, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना, किसी स्टेज पे शायद आपको लगे कि जो है ना, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इसका मुझे रिवार्ड नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, पता नहीं मेहनत में कोई कमी है, इंसान डिस्टर्ब भी हो जाता है। लेकिन आपकी जो मेहनत है, अगर आप उसे आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी जो मेहनत है वो जमा हो रही होती है। और जब अल्लाह पाक आपको नवाजते हैं तो फिर आपके लाइन होती है आपके एग्जाम पास होने की। जिस तरह अभी खतीजा बता रही थी कि सर मेरे 4 इंटरव्यू हैं, तो मतलब 4 इंटरव्यू, जो 4 एग्जाम आपके क्लियर हुए हैं वो ऐसे तो नहीं हो गए ना। वो आप 6 महीने से, साल से, पता नहीं कितने अरसा से मेहनत कर रही थी। आपकी जो मेहनत थी वो जमा हो रही थी, और अल्लाह पाक ने एक ही दफा आपको इतने सारे एग्जाम में शॉर्टलिस्ट कर दिया है। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे। इंशाल्लाह बेटा हो जाएंगे। चलें शुरू कर लेते हैं बेटा क्लास, क्योंकि टाइम हमारे पास कम ही है। अच्छा बेटा, आपकी मेरे ख्याल से इससे पहले क्लास नहीं हुई इंटरव्यू की, तो जर्नल ही आपकी जो है ना आपको गाइड किया गया क्लास के ग्रुप में। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ इंटरव्यू होता क्या है। आपने ये जो एरियाज आपको बताए गए उन्हें आपने तैयार कैसे करना है, ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा आज। और उसके बाद फिर आपके जो हैं मॉक इंटरव्यू होंगे, लाइव होंगे, यही आप चेक करवाएंगे अपना इंट्रोडक्शन बाकी चीजें। और उसके बाद आपकी फिर एक क्लास रखेंगे हम जैद साहब के साथ। जैद साहब हमारे स्टूडेंट हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर इस वक्त वो सर्व कर रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में, पिछले बैच में हुए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रिप है उनकी डिपार्टमेंट पे, और पीएमएस क्वालिफाइड हैं। लास्ट जो बैच था उसमें उन्होंने पीएमएस भी क्वालिफाई किया, बहुत कॉम्पिटेंट। तो डिपार्टमेंट के हवाले से वो पूरी एक क्लास रखेंगे आपकी। मैं कोशिश करूंगा सैटरडे को या संडे को अनाउंस करके आपकी क्लास रख दूं। उससे पहले आप ये वाला जो उसके अलावा डिपार्टमेंट के अलावा जो पोर्शन है वो आप उससे पहले तैयार कर लें, ताकि जब फिर आपकी वो एक्साइज डिपार्टमेंट की क्लास हो जाए उसके बाद हमारा प्लान ये है कि हम आपको मुल्तान बुलाएं इंटरव्यू के लिए फिजिकली। मतलब फाइनल जो आपके मार्क होंगे, मॉक इंटरव्यू फाइनली जब आप तैयार होंगे, अपनी ड्रेसिंग भी पूरी करके आएंगे, आप ऐसे आएंगे जैसे आप फाइनल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पूरी तरीके से तैयारी करके, हर चीज को तैयार करके हम आपको इंशाल्लाह मुल्तान बुलाएंगे। आपका यहाँ फिर फाइनली मॉक होगा, मॉक इंटरव्यू होगा। उसमें अगर थोड़ी बहुत जो चीजें रह गई होंगी इंशाल्लाह वो भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और पूरा पैनल बिठाएंगे इंशाल्लाह आपका, जिस तरह से वहाँ इंटरव्यू होना है। तो इस तरह से इंशाल्लाह हम चलेंगे, आप लोगों को लेके कोशिश करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग कामयाब हों, सारे लोग रिकमेंड हों आप, अगर उनमें से वही रिकमेंड होगा जो मेहनत करेगा। जी, पिछला जो आपका फेज था बेटा रिटर्न का, वो आपका एंड हुआ, आप माशाल्लाह से उसे क्वालिफाई करके आए। आप सबको मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। आप लोग जो एक फेज थे उसमें से निकले, और जो है ना आप इंटरव्यू के, अब आपका इंटरव्यू ही है बस। इंटरव्यू में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करें बेटा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि इसमें आपका देखें, आपकी ये जो 16 स्केल की जॉब है एक्साइज इंस्पेक्टर की, इसमें आपका जो सब्जेक्ट, तो जो आपने डिग्री की है, आप जिस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट का, उसके बारे में जरूर आपसे सवाल बनेंगे, और उसके बारे में आपको डेप्थ में पता होना चाहिए। तो जो बंदा डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर पाएगा वो सीट ले जाएगा, वो सीट ले जाएगा बेटा। बाकी आपका जर्नल का पोर्शन, जीके वाला पोर्शन ऑलरेडी कवर है, आप हमारे स्टूडेंट हैं। मेरे ख्याल से कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं है मैंने जो आपको ना करवाई हो। अब आपके इंटरव्यू में देखें, एक तो
आपका सब्जेक्ट है वो हम डिस्कस करते हैं सारा। जो जर्नल जीके वाला पोर्शन जो है उसमें से आपने क्या क्या चीजें करनी है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपने वो रिवाइज करनी है दोबारा से। नंबर एक, आपने पाकिस्तान ज्योग्राफी सारी करनी है। आप कहेंगे तो दोबारा से हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, वो आपने सारी रिवाइज करनी है पाकिस्तान ज्योग्राफी, वहां से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। नंबर दो, जो आपने काम करना है पाकिस्तान हिस्ट्री का थोड़ा सा देख लेना है, स्पेशली फ्रीडम मूवमेंट जो है उसके हवाले से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा, इस्लामिक स्टडीज। तो ये तीन पोर्शन आपने करने हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में से भी रिवाइज कर लेना अगर टाइम मिल जाए तो, वरना ये तीन पोर्शन काफी हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने ऑलरेडी की हुई है मेरे ख्याल से, उसमें से ऐसा इशू नहीं होगा। तो ये तीन पोर्शन आपने दोबारा से जीके वाले पोर्शन से रिवाइज कर लेने हैं, ताकि यहाँ से जब वो आ जाए गलती से चेयरमैन तो आप उसकी तबीयत साफ कर दें एक दफा, उसे पता चले कि मेरा किससे वास्ता पड़ा है। तो इस तरह से तैयार करके जाएंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो बेटा मैं शुरू कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा जो आपका पोर्शन है, आपका माइक ऑन करूंगा बेटा, जो आपके सवाल हैं आप लिख लें एक पेज पे, और एंड पे इंशाल्लाह मैं आपके माइक ऑन कर दूंगा, तो आप जो है ना उस वक्त पूछ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको इंटरव्यू का जो ओवरव्यू है वो दे दूं कि किस तरह से इंटरव्यू में जो है ना जी आपने परफॉर्म करना है, या कौन कौन से एरियाज पे काम करना है। अभी आपने कुछ एरियाज पे काम करना है। तो इंटरव्यू में बेटा, जी बेटा रिकॉर्डिंग लेक्चर ही मिल जाएगा, यही जो मेरे मीटिंग अभी चल रही है ये अभी मैं इंशाल्लाह जैसे रिकॉर्ड होगी तो आपके साथ में शेयर करवा दूंगा। तो बेटा इंटरव्यू में जो है ना जी सबसे पहले आप जैसे ही इंटर होंगे इंटरव्यू रूम में, तो आपके सामने कम से कम 3 लोग बैठे होंगे, कम से कम 4 भी हो सकते हैं। उनके एक जो होगा जो सेंटर में बैठा होगा जो लीड कर रहा होगा इंटरव्यू को, तो वो चेयरमैन कहलाएगा इंटरव्यू का, इंटरव्यू पैनल का चेयरमैन कहलवाएगा। और ऑफिशियली वो पीपीएससी का मेंबर होगा। हमेशा जो मेंबर होते हैं पीपीएससी के वही इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो 100 मार्क्स का आपका ये इंटरव्यू होगा, 100 नंबर का। 100 में से 100 ही आपके काउंट होंगे, तो उसमें से जिसके जितने नंबर आए होंगे वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड हो जाएंगे। तो आप ये देखें कि जो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है उसमें से जो चेयरमैन होता है आपके पैनल का, जो पीपीएससी का मेंबर होगा, उसके हाथ में राउंड, वैसे तो पूरा इंटरव्यू उसके हाथ में होता है, किसी को रिजेक्ट कर दे किसी को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उसकी डोमेन में 50 नंबर होते हैं। 50 नंबर में से वो 30 नंबर दे आपको, 35 दे, 40 दे, उसकी मर्जी है आपकी परफॉर्मेंस को देख के। उसके बाद 2 मेंबर आपके बैठे होंगे, एक राइट में एक लेफ्ट में, 2 बंदे और बैठे होंगे आपके पास। तो उनके पास 25-25 नंबर होते हैं जनरली, 25 एक के पास, 25 दूसरे के पास। चौथा बंदा कभी बिठा देते हैं साइकोमेट्रिक से, जो आपकी साइकोलॉजी को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसके पास नंबर नहीं होते लेकिन वो अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो दे रहा होता है कि ये बच्चा जो है सूटेबल है इस जॉब के लिए या नहीं है। कभी कभार किसी सीट के लिए, जिस तरह इंटेलिजेंस ऑफिसर में वो बिठाएंगे लाजमी, इसी तरह से सीटीडी में भी उन्होंने जरूर बिठाया होगा। एक्साइज में हो सकता है वो ना बिठाएं, ये 3 लोग ही हों। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। अब आप जैसे ही इंटर होंगे क्लासरूम में, उसके हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इंशाल्लाह। तो आप एक तो पहले हम एरिया डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से एरिया पे आपने काम करना है, फिर इंटरव्यू का जो क्लासरूम का, इंटरव्यू रूम का जो इन्वायरमेंट है उस पर हम बात कर लेंगे। थोड़ा तैयार करने हैं आपने 4 अपनी डोमेन। नंबर 1 आपने तैयार करना है अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। अब डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में बहुत सारे बच्चे पूछना सर क्या तैयार करना है। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में बेटा एक तो बात याद रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट की जब आपकी बात करता हूं मैं, जिले की, आपका जो भी जिला है, तो आपने सबसे पहले उसका एक मतलब रफ एस्टीमेट देखना है कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है। मिसाल के तौर पे 43 लाख है, 4 लाख 40 लाख 30 हजार है, या 45 लाख है, या 50 लाख है, या 57 लाख है। आपके डिस्ट्रिक्ट की आबादी गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। तो आपने एक ऐसा राउंड अबाउट फिगर याद रखना है जो आपको याद भी रह जाए पेपर में। मिसाल के तौर पे
43 लाख है जिला मुजफ्फरगढ़ की आबादी, 43 लाख। तो आपसे वो पूछता है कि जी बताएं बेटा आपका जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी आबादी कितनी है, तो आप बजाय उसे 43 लाख के आप उसे बताएंगे सर राउंड अबाउट 40 लाख के करीब है, राउंड अबाउट 40 लाख है। मतलब आपने ऐसा फिगर बताना है जो आपके करीब करीब हो, जो आपको भी याद रह जाए, और पेपर जो आपसे सवाल पूछने वाला है उसे भी लगे कि यार ये कोई रट्टा नहीं लगा के आया, इसे अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी पॉपुलेशन के बारे में एक ऑलरेडी आइडिया था जब मैंने सवाल पूछा। बात समझ आ रही है आपको? बजाय कि आप उसे कहेंगे सर 43,70,000 इतने 100 थी, तो कहेगा यार इसने रात ही बैठ के रट्टा लगाया है। बात समझ आ रही है? इसी तरह से एरिया का पूछ लेता है वो कि जी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है इसके एरिया कितना है, इसके लाजमी पूछ लेते हैं, टैक्स की कलेक्शन है ना आपकी, तो उसके लिए आपको जो है ना जी वहाँ पे जो कितने लोग हैं आबादी के हिसाब से एरिया कितना है, जोन कितनी है, डिस्ट्रिक्ट कितने, डिस्ट्रिक्ट में तहसील कितनी है, एक्साइज का दफ्तर आपको पता होना चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह पे है, एक्साइज का दफ्तर आपको पता होना चाहिए, और विजिट करें, जरूर जाएं, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में एक्साइज का दफ्तर है उधर जाए, आप पहुंच जाए, कोई जानने वाला नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप पहुंच जाए वहां, जो भी बंदा बैठा हुआ है उससे पूछेंगे सर हमारा ये एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर पास हुआ है, तो हमें डिपार्टमेंट के बारे में बताएं कि यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या होती है, उसके नीचे कौन कौन से मुलाजिम होते हैं, उसके ऊपर कौन कौन से ऑफिसर होते हैं। आप जरूर विजिट करें, आपको वो इंटरटेन करेंगे, क्योंकि आपने कल को जाके वहां पे अफसर लगना है फिर, तो वो आपको इंशाल्लाह प्रोटोकॉल देंगे, परेशान ना हो आप। तो जाएं, विजिट करें, देखिए किसी का कोई जानने वाला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसे ही पहुंच जाए, कोई इशू नहीं है। मैं आपको जब कहता हूं ना कि आपकी कामयाबी में हर चीज काउंट होगी, तो हर चीज का मतलब हर चीज है। एक बच्चा घर बैठा तैयारी कर रहा है इंटरव्यू की, दूसरा गया 2 घंटे जलील होके आया है, उसने एक्साइज के ऑफिस का विजिट किया है, वहां गया, लोगों को मिला है, वहां एनवायरमेंट देखा है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिपार्टमेंट के हवाले से चीजों को समझने का जो एंगल है, आप किताब में 1000 बार पढ़ लें, प्रैक्टिकली आप एक चीज को एक बार देख लेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने करना है। फिर आपने देखना है आपके डिस्ट्रिक्ट के जो मैप है वो किस तरह से है, शर्कन गरबन है, शुमालन जनूबन है, ये थोड़ा सा देखना है। साथ में कोई दरिया गुजर रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट के, या कोई पहाड़ी सिलसिला है उसे देखें, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है आपके में, जैसे मिसाल के तौर पर मुजफ्फरगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरगढ़, तो अक्सर पूछ लेते हैं मुजफ्फरगढ़ को मुजफ्फरगढ़ क्यों कहते हैं, खानेवाल को खानेवाल क्यों कहते हैं, खानेवाल की कोई मशहूर चीज बताएं, कोई मशहूर पर्सनैलिटी का नाम बताएं। मुल्तान से अगर बच्चा है तो वो ये ना बताए कि सर मुल्तानी सोन हलवा मशहूर है। अगर आपसे कोई पूछ लेता मुल्तान का क्या मशहूर है, तो मैक्सिमम लोग सर मुल्तानी सोन हलवा मशहूर है। तो मुल्तानी सोन हलवा नहीं बताना आपने, वो उन्हें भी पता है, आपने उसे बताना है कि सर मुल्तान क्या है, सिटी ऑफ सेंट है, यहाँ पे हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, हजरत शाहरुकुन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। आप उन्हें बताएंगे मुल्तान के बारे में, वो जो शेर है, चार आस्त, इस तरह से जो 4 चीजें जो मशहूर है, गर्द गोर गोरिस्तान है, क्या है वो देख लीजिएगा, जो लोग मुल्तान से हैं वो शेर अक्सर सुन लेते हैं कि 4 चीजें मुल्तान के बारे में मशहूर है, गर्मी, गर्द, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, गर्मी मुल्तानी, और गोरिस्तान से ये आपका बन जाएगा ये जो औलिया कराम है, इस तरह से, और गर्मी, ये 3-4 चीजें हैं इस तरह से, वो देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। बताने का मकसद ये है कि आप उन्हें बताएंगे। अच्छा, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी में से अगर आपसे पूछे तो आपको पता है कि वजीर आजम रहा है मुल्तान से सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब। फिर आप एक बात जो इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो इंटरव्यू ले रहे होंगे, ये सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, और ये गवर्नमेंट के साथ होते हैं, इनकी जो लॉयल्टी होती है गवर्नमेंट ऑफिसर की, मुलाजिम की, वो गवर्नमेंट के साथ होती है, किसी पार्टी के साथ नहीं होती। आप में से कोई पीटीआई का या किसी और पार्टी का फॉलोअर है तो कोई जरूरत नहीं है वहां बताने की,
गवर्नमेंट जो होती है, जो पावर में बॉस जो होता है वो ऑलवेज राइट होता है। आपको कोई जरूरत नहीं है अपना इल्म, अपना नॉलेज, अपनी आइडियोलॉजी जो है उनके सामने रखने की। आप सिंपली कह सकते हैं कि सर मुझे सियासत में या पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा शौक नहीं है, पॉलिटिक्स का मैं जो है ना जी, बाकी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है चीजों को इम्प्रूव करने की, एवोल्यूशन प्रोसेस है, चीजें वक्त के साथ साथ बेहतर होंगी, चीजें वक्त के साथ साथ बेहतर होंगी सर। आज से 10 साल पहले जो चीजें थी आज वो आज की जो सिचुएशन है उससे बेहतर है। इंशाल्लाह 10 साल बाद की जो सिचुएशन होगी मजीद हालात बेहतर होंगे। आपने ये नहीं कहना कि गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया है गवर्नमेंट ने। आपने वहां ये नहीं कहना कि जी मैं पीटीआई का सपोर्टर हूं। बात समझ रहे हैं? अगर आपसे पूछ भी लेता है कि आप कौन सी पार्टी के सपोर्टर है, पहली बात तो पूछेंगे नहीं आपसे वो। अगर पूछ भी लेते ही हैं तो आप उसे इस तरह का आंसर दें कि आप जो बता रहे हैं एक सेंसिबल मतलब आंसर होना चाहिए। अगर आप पीटीआई का ही बता रहे हैं तो आपका उसका एक लॉजिकली आंसर आना चाहिए आपका उसका, नेक्स्ट जो पूछेंगे आपसे वो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हमेशा पीपल्स पार्टी का कहा करता था और मेरी एफिलिएशन वैसे भी पीपल्स पार्टी के साथ रही है। अब आके हम क्रिटिसाइज करते हैं पीपल्स पार्टी पे भी, बाकियों पे भी, लेकिन हमेशा से जो मेरी एफिलिएशन रही है मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। वहां में वो पूछते क्यों क्यों करते हैं पीपल्स पार्टी की, आप वो 4-5 आपको बुराइयां गिनवा देंगे, पीपल्स पार्टी ने ये किया, पीपल्स पार्टी ने ये किया, खा गया मुल्क को लूट के ले गए। वो पूछ रहे होते हैं आपसे, आपसे देखना चाह रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं? मैं उन्हें ये कहता था कि सर पीपल्स पार्टी की जो बात मुझे अच्छी लगी है या जिस वजह से मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्ट करता हूं वो ये है कि ये सियासत के अंदर मजहब को नहीं लेके आते। ये कहते हैं मजहब एक अलग चीज है, पर्सनल चीज है, इंसान की अपनी मर्जी है। ये कभी भी मजहब का इस्तेमाल नहीं करते अपने जाती मफाद के लिए, बाकी सारी पार्टीज करती हैं। खान साहब भी आपको पता तस्वीर घुमाया करते थे, नून लीग भी आपको पता है कि फतवे लगाती है, किसके? यहूदी एजेंट के, इमरान खान पे लगाए हैं इन्होंने। इससे पहले जमात दावा इन्हीं के फ्रंट में नहीं तो है सारे, इन्हीं के बनाए हुए हैं नून लीग के जमात दावा और बाकी जो थे सारे, ये हमेशा से इनके कांधों पे बैठ के ये सियासत करते रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कोई ऐसा आप लॉजिकली उन्हें आंसर दें। अगर आप के बता भी रहे हैं ना किसी पार्टी के अगर आप हैं तो आप उन्हें बताएंगे कि सर ये वजह है, पीपल्स पार्टी लेजिस्लेशन बहुत अच्छी करती है। 18वीं तरमीम को आप देख लें, सूबों को जो एम्पावर किया गया, कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है जो अपनी पावर खुद दे दे। जरदारी साहब ने दी थी, प्राइम मिनिस्टर को सारी डिलीवर कर दी थी 18वीं तरमीम में। मतलब आप कहने का है कि अगर आप बता रहे हैं पीपल नून लीग का बता रहे हैं अगर आप, तो नून लीग के आपको 2, 4, 5, 7 प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए कि सर ये जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इससे हमारी कौम को, हमारे मुल्क को ये फायदा हुआ है। बात समझ रहे हैं? मोटरवे का बता सकते हैं आपके साथ, ये देखें मोटरवे का जो जाल बिछाया गया, इससे जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कम्युनिकेशन है। सर मुझे यहाँ से कहा था, सर मैं वहां से डीजी खान से जब चला करता था लाहौर, मेरा पूरा दिन लग जाता था। आज मैं वहां से बैठता हूँ 4 घंटे में मैं लाहौर होता हूँ, पूरा काम करके अपना वापस भी पहुंच जाता हूँ। बस समझिए, मतलब आप अगर कुछ बताना विचार है भाई यहाँ से कराची अगर जाना है, ट्रांसपोर्टेशन जो है ये जान है। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है या बाकी जो चीजें हैं, एग्रीकल्चर है, जो भी है, इसे मार्केट तक तो पहुंचाना है ना हमने। इसके अलावा 2-4 और प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप जो आपको लगे ग्राउंड पे, हाँ ये वाकई जो है ना इसका फायदा भी हो रहा है मुल्क को। पहली बात तो आपसे पूछेंगे नहीं, अगर फर्ज कर लें पूछ लेते हैं, थोड़ा सा आप लॉजिकली बात करेंगे। तो बात शुरू हुई थी आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मुजफ्फरगढ़ को मुजफ्फरगढ़ क्यों? क्योंकि जो दुरानी एम्पायर के आखिरी गवर्नर थे मुसलमान, नवाब मुजफ्फर खान सदोजाई, पहले भी कई बार बता चुका हूं, उसके नाम पे जो है ना कहा गया मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फर का किला, ये उसकी रिहायश गाह थी। अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक, कोई दरिया है, कोई पहाड़ी सिलसिला है, कोई हेडवर्क्स है, आपको पता होना चाहिए आपके आसपास आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। कोई जो है ना जी पावर प्लांट है, जिस तरह से यहाँ मुजफ्फरगढ़ की अगेन मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे आपको पता है पार्को है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, बल्कि अब बाइको है इससे बड़ी, पहले यही थी बड़े अरसे तक। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो प्रोफाइल है थोड़ा सा उसमें ये सारी, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। जैसे मुल्तान के साथ एक साइड पे क्या लगता है जी,
लोधरा डिस्ट्रिक्ट है, इधर खानेवाल डिस्ट्रिक्ट है, और इधर मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो ये मतलब जो जिले हैं 3-4 जो लगते हैं, मतलब है कि आप बताएंगे उन्हें कि आपके राइट लेफ्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट के राइट लेफ्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ये पूछ लेता है वो अक्सर आपसे। तो इस तरह से जो है ना जी आप करेंगे कुछ चीजों को। ठीक हो गया, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल इस तरह से आप तैयार कर लेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी तारीख में जिस तरह से कोई अगर गुजरा है, जिसने कोई अच्छा काम किया है पॉजिटिवली, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो ये अभी अब तक हमने बात की कि आपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को कैसे तैयार करना है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपने जो देखना होता है वो जो है ना आपकी डिग्री है। जो डिग्री आपने की हुई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिग्री में जो जर्नल चीजें हैं वही आपने, उसमें आप पता भी देखें, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी, जो रिजल्ट कार्ड होगा फाइनल डिग्री का, उसके ऊपर आपके सब्जेक्ट मेंशन होंगे कि आपने अपनी डिग्री के आखिरी साल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो उन सब्जेक्ट के बारे में उनके सामने आपकी डिग्री पड़ी होगी। मिसाल के तौर पे उस पर एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है स्टैट या स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स। अगर किसी बच्चे ने इकोनॉमिक्स की डिग्री की है तो उसमें बहुत सारे इस्लामिक इकोनॉमिक्स होती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होती है, उसके अंदर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होगी। तो ये सारे सब्जेक्ट लिखे होंगे, तो उनमें से वो देखेंगे अच्छा ये सब्जेक्ट पढ़े, वो कहेगा अच्छा बेटा बताया मुझे आपने स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा है। जो सब्जेक्ट आपके रिजल्ट कार्ड पे डिग्री पे मेंशन होंगे उनमें से भी वो बाज दफा कोई ना कोई बात पूछ लेंगे ऐसे रैंडमली। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने वो डिग्री अपना रिजल्ट कार्ड निकालना है, उसमें जो 8-10-12 सब्जेक्ट होंगे जो मेंशन होंगे, आपको उनकी एक थीम, एक लाइन आपने बनानी है हर एक सब्जेक्ट की कि इसमें मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये होता था। बस समझ आई आपको? एक एक लाइन आपने उनकी तैयार कर लेने के। अगर वो आपसे पूछ रहे कि बेटा आपने इसमें क्या पढ़ा था, फिर आप सोच में ना पड़ जाए या उसे गलत ना बता रहे हो। आपकी एक जो क्रक्स है उस पूरे सब्जेक्ट का, एक लाइन के अंदर आप उसे पता डेप्थ में उसे भी नहीं होगा, सिर्फ वो चेक कर रहे होते हैं बच्चे को। आपने एक लाइन के अंदर अपने अल्फाजों में बताएंगे सर इसमें हमें ये पढ़ाया गया था, बस इतनी सी बात है। बाकी जर्नल सवाल पूछेंगे आपकी डिग्री से वो कोई ना कोई, या बाज दफा रिलेट करना सिखाते, कहेंगे जी बताएं इस जो आपने डिग्री की है और आप ये एक्साइज इंस्पेक्टर में आ रहे हैं तो आप कैसे रिलेट करेंगे इसे। आपकी डिग्री तो फला इंजीनियरिंग की, आप जाए जाके इंडस्ट्री में जॉब करें, आप इधर क्या कर रहे हैं। बात समझ आई आपको? आपकी डिग्री का तो ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ, इस जॉब के साथ। तो कोई भी अगर आपने डिग्री की है ना बेटा यूनिवर्सिटी से, वो सिर्फ एक डिग्री का टुकड़ा नहीं है, उसमें सिर्फ आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते, आपने मैनेजमेंट सीखी होती है, आपने सिचुएशन हैंडलिंग सीखी होती है। तो आप अगर रिलेट होती है तो करेंगे, जबरदस्ती रिलेट करने की जरूरत नहीं है। एक बंदे ने बायोलॉजी पढ़ी है और वो इधर गया हुआ है, मतलब बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, जोलॉजी या कोई और भी किया हुआ, उसने बॉटनी छाटनी पढ़ के आया, वो इधर आया हुआ इंटरव्यू देने के लिए। वो कहता है कि यार जाओ जाके स्कूल में पढ़ाओ जोलॉजी बॉटनी, इधर आपका क्या काम है, आप इधर क्या करने आए। आपकी डिग्री का ताल्लुक ही नहीं बनता है, बजाय आप उसे जबरदस्ती रिलेट करके बता नहीं जी सर मेरी डिग्री इसके साथ मैच करती है बेटा, वो हाई मतलब है कि नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा आपका। जो एक चीज का रिलेशन है ही नहीं, आप जबरदस्ती क्यों बना रही हैं। आप उसे सिंपली ये कह सकते हैं सर इस 4 साल की डिग्री में मैंने सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ी, मैंने जो मैनेजमेंट स्किल्स जो मैंने वहां सीखी है, मैंने सिचुएशन हैंडलिंग सीखी है, मैंने चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखा है, तो मैंने वहां जो कुछ 4 सालों में सीखा है इंशाल्लाह मैं जिस जॉब के ऊपर उसे इंप्लीमेंट करूंगा, अप्लाई करूंगा। बात समझिए आपको? आपने वहां यूनिवर्सिटी में और बहुत कुछ सीखा होता है 4 सालों में, सिर्फ आपने डिग्री नहीं ली होती। हाँ अगर किसी ने आईटी की हुई है, सर कहेंगे कि आईटी का दौर है सर, टैक्सेस जो है ये सारे जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये ऑनलाइन हर चीज टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो इसमें कोई ना कोई नया इनिशिएटिव लिया जा सकता है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, आईटी की डिग्री को इसमें इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मैथ की हुई है, इकोनॉमिक्स की हुई है, तो कैलकुलेशन और बजट की सारी जो चीजें होती हैं ये आपकी रिलेट करती हैं। जिसकी नहीं करती हैं वो अपना एक अच्छा सा आंसर बना के
जो है ना शाह साहब को, मुझे या कंवर साहब को या उजैर साहब को चेक करवा लें कि सर मैंने, अगर मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मैं इस तरह से जवाब दूंगा। आपने अपने इंटरव्यू प्रिडिक्ट करना है, आपने अपने सवाल बनाने गए, अच्छा ये सवाल पूछा गया तो इसका क्या जवाब होगा। तो जब इंटरव्यू चल रहे होंगे उस वक्त आपने कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ। आपको पता होगा अच्छा आज ये सवाल पूछे गए, मुझसे इसके रिलेटेड ही कोई सवाल पूछा जाएगा। माइंड सेट पता लग रहा होता है आपको पैनल का कि यार वो किस साइड पे जा रहा है। तो बताने का मकसद ये, आपने डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल आपने तैयार करनी सबसे पहले। दूसरा आपने क्या किया है जी, अपनी डिग्री के बारे में। तीसरा, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि एजाज साहब आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करवा देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पे सर्व कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी ग्रिप है उन्हें आपके डिपार्टमेंट में, वो आपके ग्रुप में ऐड हैं। तो ये जैद साहब आपको उस वक्त करवाएंगे जब आप बाकी जो पोर्शन है वो तैयार कर लेंगे। ये तैयार करके आप मॉक दें, उसके बाद आपकी क्लास रखेंगे, वो सिर्फ डिपार्टमेंट वाला पोर्शन रह जाएगा, वो आपको करवा देंगे। एक और भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सीनियर हैं, हमसे भी सीनियर थे, रावली साहब, वो भी एक्साइज इंस्पेक्टर बड़े अरसे तक उन्होंने सर्व किया है। अगर आप कहेंगे तो उन्हें भी मैं कहूँगा वो आपको टाइम दे देंगे। लेकिन जैद साहब अभी फील्ड में ही हैं तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, पहले आपको वही गाइड करेंगे। ठीक हो गया। तीन, चौथा जो है बेटा वो आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से कुछ चीजें हैं, जिस तरह से आपकी, मतलब पहला यही हमें डिस्कस करना चाहिए था। आपकी ड्रेसिंग होगी, जैसे जैसे आपने इंट्रोडक्शन तैयार करना है अपना, ठीक है, आपकी ड्रेसिंग के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ड्रेसिंग में बेटा कोशिश करें टू पीस पहने। टू पीस अगर नहीं पहनना चाह रहे गर्मी की वजह से, तो आप कम से कम व्हाइट शर्ट पहने और साथ में टाई लगाएं, और नीचे आपकी पैंट होनी चाहिए। तो ये फॉर्मल ड्रेसिंग है आपकी। हाँ, कोई अगर मौलवी है और वो उसने कभी जिंदगी में पैंट शर्ट पहनी नहीं है और वो चाहता है कि मैं जो इंटरव्यू दूं जाके, तो वो कोई इशू नहीं है। वो जो आपका जो सूट है जो फॉर्मल ड्रेसिंग में आता है, व्हाइट कलर में ले लें या फिर ऑफ व्हाइट में ले लें। कॉटन का नहीं होना चाहिए, कॉटन में, खद्दर में, करंडी शरंडी, ये सारी चीजें सिंपल वॉशिंग वेयर में आपने सूट लेना है, व्हाइट या ऑफ व्हाइट। ये मेल की बात कर रहा हूं अभी। साथ में वो इस तरह की वेस्ट कोट ब्लैक कलर में, ब्लैक में व्हाइट सूट के साथ ब्लैक जो है ना जी, आप क्या करें, वास्केट पहने, और आपके शूज नीचे जो है ना आप पहने, बंद शूज पहन ले कोई भी। अक्सर लोग सूट के साथ नरोजी भी पहन लेते हैं। नरोजी का मतलब वो इतने बड़े सोल वाली नहीं, एक थोड़ी सी नॉर्मल से, एक अच्छा मतलब जो फॉर्मल जो मतलब ड्रेसिंग में आए, इस तरह की आप शूज पहन के जा सकते हैं, इशू नहीं है। ये हमारी फॉर्मल ड्रेसिंग है। लेकिन कोशिश करें सारे लोग जो रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं वो जो है ना टू पीस या पैंट शर्ट पहन के जाएं। इस जॉब की रिक्वायरमेंट भी है। और मैं अपनी अगर बात करूं, मैं 2016 से इंटरव्यू देने लगा था सूट में। मेरा भी यही माइंड सेट था कि यार जॉब मिलनी है तो मिल जाएगी, क्या है, सूट में ही जाता हूँ। 2016 से 20 तक मैंने कम से कम भी इंटरव्यू जो दिए होंगे, कोई 8-10 इंटरव्यू लाजमी दिए होंगे, मेरी रिकमेंडेशन नहीं हुई। 30 में मैंने तंग आगे टू पीस लिया था, और पहला जो सूट पहन के गया था उसी में रिकमेंडेशन हो गई थी। तो बताने का मकसद ये है कि इंसान, देखिए हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही है, हर इंसान में होती है। तो जब आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक प्रॉपर ड्रेसिंग करके जाते हैं तो आपकी काफी सारी जो कोताहियां हैं, जो शॉर्टेज होती है, वो पूरी उसमें कवर हो जाती हैं, ढक जाती हैं। बस समझ रहे हैं, इसीलिए हमने अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना होता है। तो ड्रेसिंग अच्छे से करें, अभी से अपनी सेटिंग कर लें। टू पीस लेना है तो आप नेवी कलर में या ब्लू कलर में, या नेवी ब्लू कर लें या ब्लू कर लें, या उसके साथ कोई मिलता जुलता जैसा शर्ट आपने जो है ना, शर्ट जो है वो आपने व्हाइट या ऑफ व्हाइट ही लेनी है। शूज जो हूं आपके लेसेस में तस्मे वाले आपके बूट होने चाहिए, लेसेस में चमकीले नहीं हो, उस पर कोई डिजाइन शिजाइन नहीं होने चाहिए, सिंपल सिंपल से सिंपल। ये मैं मेल की बात कर रहा था। फीमेल की ड्रेसिंग का ऐसा इशू नहीं है, वो भी बस कोशिश करें
कि चमकीले और भड़कीले कलर जो होते हैं थोड़े से, जिस तरह रेड है या येलो कलर है या इस तरह का कोई और स्कूल की वर्दी टाइप भी अगर है कोई, वो नहीं पहनने आपने। और बड़ी हील वाली शूज नहीं पहननी, नॉर्मल जो बंद शूज होती हैं वैसी आपने ले लेनी है, सैंडल कोई भी, मतलब उसके ऊपर कोई डिजाइन शिजाइन ना हो। आप कोई शादी के फंक्शन में नहीं जा रहे हैं। और जो है ना जी, वो कुछ लोग जो है ना बहुत ज्यादा मेकअप शेकअप करके पहुंच जाएंगे, तो ये नहीं करना है आपने। सिंपल से सिंपल रहना है बस, ठीक है। दूसरा, तेज तेज खुशबू नहीं लगानी, अक्सर लोग लगा लेते हैं, ठीक है। वो 5 दफा बंदा इरिटेट हो जाता है, वो कहता है निकालो इसे यहाँ से। बात समझ आई? बुढ़े बुजुर्ग होते हैं बेचारे वो, तो वो जो है ना आपको बताएगा, फिर इरिटेट होते हैं। दूसरी बात ये है कि एक बच्चे ने भी पूछा है कि जी फीमेल क्या बुर्का पहन के जा सकती हैं? बेटा पहन के जा सकती हैं, ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आप ये देखें आपकी जॉब की नेचर क्या है। जॉब की नेचर को देखें ना आप, आपकी जॉब की नेचर ये है कि आप जो है ना जी वहां वर्दी भी पहन सकती हैं, ठीक है, और उसके बाद वर्दी के बगैर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो ऑफिशियल मीटिंग्स होंगी आपकी, उसमें तो आपको वर्दी पहननी होगी ना, एक्साइज इंस्पेक्टर की जो होती है। उसके अलावा फील्ड में कोई मसला नहीं, आप पहने ना पहने घूमते रहे, कोई इशू नहीं है। तो एक जॉब की रिक्वायरमेंट भी है, इंटरव्यू में मसला नहीं है, आपकी मर्जी है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दुपट्टा लेके नहीं जाएंगे, तो दुपट्टा आप जो है ना लेके जरूर जाए, चाहे तो उसे आप एक अच्छे अंदाज में जो है ना गले में जो है ना लपेट लें, उसे डाल लें, कोशिश करें दुपट्टा लेके जाएं, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है ये वाला, इसमें दुपट्टा एक मतलब आपको फॉर्मल ड्रेसिंग में आता है। आप जो है ना जी वेल करना चाहें तब भी आपकी मर्जी है, कोशिश करें जो है ना इसमें आप देखें कि आप एक जिस तरह एक जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, आप देख लें, जाके गूगल पे जाएं, एक्साइज इंस्पेक्टर किसी भी फीमेल की तस्वीरें देखें आप, आपको एक तो करेज भी, एक हौसला भी मिलेगा। दूसरा, बड़ी अच्छी उनकी मतलब है कि पर्सनैलिटी लगती है फीमेल की इस जॉब में। तो आप थोड़ा सा उस रिक्वायरमेंट को भी अपने सामने रखें। कहीं पैनल ये ना समझे कि यार ये अभी से ही जो है ना बुर्का पहन के अगर आई हुई है, तो कल कोई इससे जो ऑफिशियल मीटिंग्स होगी उसमें भी कोई मसला ना हो। बात समझ रहे हैं? जॉब की नेचर पे डिपेंड करता है। तो आप बेशक यहाँ से करके जाए, वहां जब आप जाए पैनल में इंटर होने लगे कमरे में, बेशक फिर आप प्रॉपर एक ड्रेसिंग के अंदर और जिस तरह से एक खूबसूरत अंदाज में जो है ना आप जो है ना दुपट्टा अपना जो है ना ले सकती हैं, वो कर लें, वेल कर लें आप, नॉर्मल यहाँ से ऐसे कर लें या जिस तरह से आपको बेहतर लगे। आप देखें ना, आप जो है ना इस वक्त कौन सी फीमेल है, हिना रबानी खर की तस्वीरें देखें आप, जब वो ऑफिशियल जब मीटिंग्स में जाती हैं, खैर वो तो आपको बताया कि अब उनका तो एक और लेवल है, कुछ और चीजें हैं, लेकिन वो दुपट्टा रखती हैं बड़े बेहतरीन अंदाज से। तो उनके तो खैर कपड़े और होते हैं, थोड़े से डिजाइन उस पे होते हैं, चमकीले चमकीले टाइप भी होते हैं। तो आपने थोड़ा सा नॉर्मल उस अंदाज में मतलब जाके फॉर्मल ड्रेसिंग जो होती है, कपड़ों के ऊपर कोई ढेर सारी कढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, जिस तरह लोग कढ़ाई वाले सूट और डिजाइन बने होते हैं, बेटा इसकी जरूरत नहीं है। वो आप शादी के फंक्शन में थोड़ी जा रहे हैं, तो जिस चीज की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसी चीज को वो देख रहे होते हैं, आपकी हर चीज नोट हो रही होती है, आप इंटर कैसे हो रहे हैं, आप निकल कैसे रहे हैं बाहर, आपकी हर चीज काउंट होनी है आपके इंटरव्यू में, हर चीज आपकी काउंट होगी। तो थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर आपने काम करना है, आपने चेक करवा लेना है शाह साहब को कि सर ये हमारा जो है ना जी ड्रेसिंग है, ये जो है ना जी हमने इंट्रोडक्शन तैयार किया है अपना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ताकि आप लोगों को माइंड सेट एक बने कि यार हमने किस तरह से अपने आप को तैयार करके जाना है। शूज बेटा आप कोई भी ले लें, कोई इशू नहीं है, ब्लैक ले लें, ब्राउन भी ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक ले लें, कोशिश करें आपके पैंट के साथ देख लें, ठीक है बेटा। अब मेरे ख्याल से कुछ आइडिया हो गया होगा आपको। अब इंट्रोडक्शन आपने जो तैयार करना है अपना, उसमें आपने क्या करना है, आपने कोई आपको मैट्रिक इंटर की डिग्रियां बताने की जरूरत नहीं है। जो इंट्रोडक्शन होगा आपका, इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम कि सर आई एम मोहम्मद असलम,
जो भी आपका नाम है कि सर आई एम मोहम्मद असलम सन ऑफ, जो भी आपके वाले साहब का नाम है वो आप बताएंगे। जैसे मैं कहता हूँ आई एम मोहम्मद असलम सन ऑफ अब्दुल वहीद, ठीक है, आपने अपना नाम बता दिया। अब यहां से सवाल कैसे जनरेट करेगा? आपका नाम है मिसाल के तौर पर नादिर, वो यहीं से आपका सवाल बनाएगा, चाचा इंडो पाक हिस्ट्री में या हिंदुस्तान की तारीख में भी एक जो है ना नादिर नामी शख्स गुजरा है, इसके बारे में जानते हैं आप? हाँ जी जानता हूँ, नादिर शाह दुरानी। अच्छा क्या, कौन था वो, कहां से था, उसके बारे में क्या स्टोरी है, फिर आपको बताना होगा। समझ आई आपको? तो मतलब है कि आपको अपना जो नाम है उसका मतलब भी कभी कभी पूछ लेते हैं, वो आपने देख लेना है। हमने तैयार होकर जाना है, सवाल वो पूछे या ना पूछे, हमने हर एक एंगल को कवर करके जाना है। फिर जब आपने अपने वालिद साहब का नाम बताया तो उसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। आपका नाम जो था क्यों रखा, किसने रखा, कोई ना कोई स्टोरी आप अपनी तरफ से ऐड कर लें उसमें। बस समझा गया? जिस तरह से कुछ लोगों का जो नाम हो के साथ मुआविया लगा होता है, या किसी के नाम के साथ अली लिखा होगा, या अबू बकर है, या उमर है, तो इस तरह से जैसे ही आपके नाम के साथ कोई चीज जुड़ी होगी तो वो उसके बारे में जरूर पूछेंगे, अच्छा आप ये बताएं आपके नाम के साथ ये क्यों है, किसने लिखा है, क्यों लिखा। आपको अगर एक्चुअल स्टोरी का नहीं पता तो आपको वहां कुछ ना कुछ बताने के लिए आपके पास होना चाहिए, और वो लॉजिकली भी हो। बात समझ रहे हैं? तो इन चीजों को आपने थोड़ा सा देख लेना है। ठीक हो गया, आपने अपना नाम बताया, अपने वाले साहब का नाम बताया, तो यहां से आपके ये 2-3 सवाल बंद। आपके वाले साहब क्या करते हैं? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिस जॉब पे वो हैं उसके बारे में पूछ लेना है कि अबू जी आप जो जॉब कर रहे हैं इसमें आप करते क्या है, काम क्या होता है, आपको पूछेंगे जरूर आपसे वो, अगर वो इधर घुस गए तो। आपके वालिद साहब अगर पुलिस में हैं, अच्छा पुलिस में वो क्या है, कब वापस आते हैं वो घर, कितने बजे तक, कितने बजे ड्यूटी होती है, पुलिस के बारे में आपको क्या पता है, आईजी कौन है पुलिस का। अगर किसान है, अच्छा किसान है आपके वाले साहब, अच्छा क्या काश्त किया हुआ है आजकल, आपने क्या काश्त किया हुआ है, ऐसे ही सवाल पूछेंगे वो। हाँ जी गंदम काश्त की हुई, अच्छा गंदम में ये 1 एकड़ में से कितनी गंदम जो है ना लगाई जाती है, काश्त होती है, कितने पानी लगते हैं उसमें, इस तरह से आपसे सवाल पूछेंगे। मेरा एक पूरा इंटरव्यू एग्रीकल्चर पे हुआ था, और पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब की 2 सीटें थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन पर रिकमेंड हुआ था, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं तो मुझे सारा पता था। पूरा इंटरव्यू ही किसान के ऊपर हुआ कि गंदम को कितने पानी लगते हैं, चावलों को कितने पानी लगते हैं, बीमारियां कौन सी हैं। ठीक, अच्छा वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही था, खैर वो इंटरव्यू भी। तो बताने का मकसद ये है कि अब वो जो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें घुस जाए तो क्या ही बात है, आप उसे निकलने ना दे वहां से फिर। तो ये वो सारी बातें हैं जिनके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा काम करना है हर रोज। एक्साइज इंस्पेक्टर की अगर कोई वेबसाइट है तो उधर जाकर उसे विजिट करें, इनकी पिछली रिकवरी देखें कि इन्होंने पीछे काम क्या किया है, वो तो खैर आपको करवा देंगे एक्साइज के हवाले से। ठीक हो गया, आपने एक सेंटेंस बताया अपने बारे में, अपने वाले साहब के बारे में एक सेंटेंस, दूसरा आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया, हेल फ्रॉम, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, तो यहां से मुल्तान की प्रोफाइल आपकी पहले से तैयार है। यहां से आपके सवाल बनेंगे, मुल्तान को मुल्तान क्यों कहते हैं, मुल्तान के बारे में कुछ पूछ लेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तीसरे सेंटेंस में आपने वो डिग्री बतानी है जिस डिग्री की बेस पे आपने अप्लाई किया है, जिस डिग्री की बेस पे आपने अप्लाई किया हुआ है। मैट्रिक इंटर नंबर बताने की जरूरत नहीं है, आप उसे एक ही सेंटेंस, तीसरा 3 सेंटेंस हो गए, ये तीसरा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस अपने और अपने वालिद के बारे में एक ही सेंटेंस में बता देना है, दूसरे सेंटेंस में अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में 2, तीसरा सेंटेंस आपकी डिग्री है कि सर आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर या ग्रेजुएशन या जो भी आपने डिग्री की हुई है फ्रॉम BZU नहीं कहना आपने, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके एब्रिविएशन नहीं इस्तेमाल करना, पूरा नाम लेना है आपने, बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान इन 2015
कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से साल में, साल भी बताना है। तीसरा सेंटेंस था ये। चौथा सेंटेंस आपने बताना है करंटली। करंटली आप क्या कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट, वो बताना है। कुछ भी नहीं करे तो आप कह सकते हैं करंटली सर आई एम प्रिपेयरिंग वन पेपर, या करंटली आई एम स्ट्रगलिंग फॉर जॉब, मैं जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, या मैं टीचिंग कर रहा हूं। जो भी आप कर रहे हैं वो आखिरी सेंटेंस, 4 सेंटेंस का पूरा आपका इंट्रोडक्शन है बस। इससे ज्यादा ना वो पूछेंगे ना बताने की जरूरत है। अगर आप उन्हें कहेंगे जी मैंने मैट्रिक किया 2007 में और मेरे इतने नंबर थे, वो आपको खुद रोक देंगे, बेटा क्या आखिरी डिग्री का बताएं। इस तरह उन्होंने कई स्टूडेंट्स को कहा है, बेटा लास्ट डिग्री बताएं कौन सी की आपने। आपका कॉन्फिडेंस सारा खत्म। आपने मैट्रिक से शुरू किया हुआ था, उसने आपको रोक दिया, अब आप कहेंगे फला चीज बताएं, आपका कॉन्फिडेंस वही खत्म हो जाएगा। तो जो चीज वो सुनना चाहते हैं वही बताएं उन्हें। मैट्रिक इंटर पुरानी हो गई है बात, छोड़ दें उसे। बात समझ आ गई आपको? ये आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन बाज दफा आपको कहेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं बेटा। हाँ जी मोहम्मद असलम साहब, कहाँ से हैं आप? कोटादू से हूं। जो पूछे आपसे वही उसका जवाब देना है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं। जितना पूछे उतना आंसर करना है। बात समझ आ गई आपको? जितना पूछे उतना आंसर करना है पहले, फिर अगर आपको टाइम मिले तो उससे एक्सप्लेन करें बाद में। पहले टू द पॉइंट जो पूछा है वही आंसर करेंगे आप। बात समझ आ गई आपको? तो ये चंद एक बातें थी जो आपको करनी थी मैंने, ये आपका पूरा इंटरव्यू है। बात समझ आ गई आपको बेटा? अब कैसे आपने क्लास में इंटर होना है, आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर होगी, पैनल बैठा होगा, अंदर 3 लोग होंगे कम से कम, 4 भी हो सकते हैं। आपको एक शख्स, जैसे आप जाएंगे वहां, आपके डॉक्यूमेंट पहले चेक होंगे। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको ओके कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है ना आपको बिठा दिया जाएगा कमरे के बाहर कि जी नेक्स्ट आपकी बारी है। तो जैसे ही आपको बुलाया जाएगा, आपको कहा जाएगा जी जाए अंदर, तो आपने क्या करना है, दरवाजे को आपने ओपन करना है, और इतना एक ओपन कर लेना है कि आप उस दरवाजे में से इतना इंटर हो जाए कि जो पैनल बैठा हुआ वो आपको देख सके, आपके सर से पांव तक। कुछ लोग ऐसे गर्दन निकाल के दरवाजे में से, मे आई कम इन सर, इस तरह से कर रहे होते हैं। बैड इंप्रेशन है बेटा अगेन। तो आपने दरवाजे को इतना ओपन करना है कि आप उसमें से अगर वो ऐसे देखे पैनल जो बैठा होता है, तो आपके सर से पांव तक कम से कम वो आपको देख सके, इतना इंटर हो जाए। फिर उससे पूछें मे आई कम इन सर, जी बेटा आ जाए आ जाए, आपको उन्होंने यही कहना है। फिर आप चलते हुए जाएंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आपकी वो नोट किया जा रहा होता है। आप चलते हुए जाएंगे, आज से टेबल के दूसरी साइड पे, जिस साइड पे वो बैठे हुए हैं उसके अपोजिट साइड पे, जिस साइड से आप जा रहे हैं वहां एक कुर्सी रखी होगी टेबल के दूसरी साइड पे। उस कुर्सी के पास जब आप पहुंचेंगे तो आप थोड़ा सा स्लो भी हो जाएंगे साहब, जरा आपने रुकना है वहां जाके। तो जब आप उस कुर्सी के करीब पहुंचने लगे तो आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम सर। क्या करना है आपने? सलाम करना है। आपने उन्हें सलाम करना है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वो कहेंगे जी वालेकुम सलाम बेटा। उसके बाद चेयर की तरफ वो इशारा करेंगे, आप कहेंगे बेटा बैठ जाएं, तशरीफ रखें। आप बैठ जाएंगे। जब आप बैठेंगे, अच्छा आपके जो कोट अगर आपने पहना हुआ है तो उसके आपने बटन बंद करके जाने हैं, कम से कम एक बटन जरूर बंद करके जाना है। फिर जब आप बैठने लगे तो आपने एक हाथ से इस तरह से कि महसूस भी ना हो, बटन जो है वो ओपन कर लेना है, ताकि जब आप बैठे तो आपका वो इस तरह से सारे कपड़े इकट्ठे ना हुए पड़े। वो आप जब बटन ओपन कर देंगे तो वो बिल्कुल एक स्मूथ, एक अच्छा मतलब आपका जो है ना वो होगा, बैठने का जो कपड़ों की जो ग्रेस है प्रॉपर होगी। आप जब आपको कहें बेटा बैठ जाएं या तशरीफ रखें, तो जब आप बैठने लगे उस वक्त उनका आप शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू सर,
उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको बैठने का मौका दिया। जब बैठ जाएं तो फिर आपने इस तरह से बैठना है कि आपका जो ये कंधा है ये वाला, ये इस तरह से टच नहीं होना चाहिए जिस तरह से अभी मेरा ये जो कंधे हैं ये टच हो रहे हैं, ये टच नहीं होने चाहिए। आपकी जो कमर की ये जो निचला हिस्सा है बैक साइड, ये टच होनी चाहिए कुर्सी के साथ। अगर आप प्रॉपर नहीं बैठे, आप जाके बैठ गए ऐसे, आपको लगता है कि यार मैं सही नहीं बैठा हूं, तो कोई इशू नहीं, आप दोबारा से खड़े होके चेयर को एडजस्ट करके आप जैसे आप बैठना चाहें वैसे बैठ सकते हैं। इस तरह से आप बैठेंगे कि आपके ये कंधे टच ना करें कुर्सी को। बेशक आपकी जो कमर का पिछला हिस्सा है ये कुर्सी को टच कर रहा हो, कोई मसला नहीं है। हाथ आप कैसे नीचे, आपकी मर्जी, आप ऐसे करना चाहें, ऐसे करना चाहें, ऐसे करना चाहें, जैसे आप इजी रहें। कोई इसमें ऐसा अभाव नहीं है कि जी आप हाथ आपने कैसे किए हुए, कोई चक्कर नहीं है। इजी होकर बैठे हैं। इंटरव्यू में आप जैसे ही लोग हैं, आपसे थोड़े से सीनियर हैं, बस ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जॉब नहीं देंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं वो। आपका रिस्क तो नहीं बंद कर सकते ना। आपका जो रिस्क है वो अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। हाँ, बेहतरीन प्रेजेंटेशन देना आपका काम है। आप गए वहां जाके बैठ जाएंगे और पैनल आपसे सवाल शुरू करेगा। पैनल को ही आपने जवाब देना है। चेयरमैन आपसे सवाल शुरू कर दो, चेयरमैन को आपने एड्रेस करना है। साथ वाला कोई और शख्स आपसे सवाल पूछ रहा है, उसकी तरफ आपने देखना है। तो इस तरह से आपने पूरे बावकार तरीके से बोलना है। वही 2, 4, 5, 7 मिनट होते हैं, उसमें अगर आप बोल लेते हैं और सही बोल लेते हैं तो आपकी रिकमेंडेशन है। सही उस वक्त बोलेंगे जब आपके बैकअप में कुछ नॉलेज होगा, वो आप तैयार करके गए हुए हैं सारे डोमेन। और इस तरह से शीशा लगाएं, अपने घर में ले आए, अगर नहीं है तो 500, 1000 रुपए का आएगा, बड़ा सारा शीशा ले आए जिसमें आपका पूरा जिस्म नजर आए। उसके सामने खड़ा हो गए, जेस्चर देके, अपने हाथों के जेस्चर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कोई तकरीर नहीं करनी आपने। वहां थोड़ा सा ऐसे मतलब टेबल के बराबर लेवल तक आपके ना, यहाँ तक, मतलब ये तो मैं ज्यादा आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ तक आपने टेबल के बराबर तक जो है ना जेस्चर्स को थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं करने, आप तकरीर करने नहीं गए हुए उधर, ठीक है। उसमें आपने बोलना है, सही आंसर करना, चीजों को घुमाना नहीं है इधर उधर। जितना पूछा जाए उतना बताएं। अगर किसी बात का नहीं पता है तो सिंपली सॉरी कह देंगे, सर सॉरी मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। सिंपली आप उन्हें कह दें, कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया की हर एक चीज का उन्हें भी नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा। बात समझ आ गई आपको? कोशिश करें सही बताएं, सही आंसर दें। जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, अगर वो कहते हैं बेटा कुछ बताएं, तो कोशिश करेंगे सर मेरा ख्याल है कि इस तरह से शायद है, जिसका आपको कंफर्म नहीं है। बात समझ, ये आपका इंटरव्यू होना है। जब आपका इंटरव्यू हो जाए, आप पूरे बावकार तरीके से उठेंगे, वो कहेंगे जी बेटा थैंक यू, जा सकते हैं आप। तो आप उन्हें शुक्रिया अदा करेंगे कि थैंक यू सर, उठेंगे बावकार तरीके से, और उसके बाद आराम से आप वापस आ जाएंगे। जब तक आप कमरे से बाहर निकलते नहीं है तब तक आप इंटरव्यू फेज में हैं। इंटरव्यू के लिए लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, एक बच्चे ने सवाल अभी पूछा है, तो बेटा कम से कम इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में करवाएं। अपना जो इंट्रोडक्शन है वो कम से कम इंग्लिश में होना चाहिए, लाजमी है। उसके बाद अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं तो अच्छी बात है, इंग्लिश में आंसर करें, या जिस लैंग्वेज में वो सवाल पूछ रहे हो कोशिश करें उसमें आंसर करें। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश में, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश में, कोई इशू नहीं है। उसने इंग्लिश में सवाल पूछा, आप उर्दू में जवाब देना शुरू कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है। इस बेस पे आपको निकाला नहीं जाएगा इंटरव्यू से जो है ना जी कि आपने उर्दू में क्यों बात की है। अगर वो आपको कहते हैं जबरदस्ती के बेटा स्पीक इन इंग्लिश, तो आप कोशिश करें, अगर अपना जो बात है उन्हें समझा पाते हैं इंग्लिश में तो ठीक है, वरना उन्हें कहें कि सर मैं अपना जो पॉइंट है वो अपनी मदर लैंग्वेज या उर्दू में जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और उसके बाद आप ये भी कहने की जरूरत नहीं है, आप उर्दू में उन्हें आंसर कर दें, ठीक है। और क्या सवाल था बचेगा? हाँ, डीएमसी या ट्रांसक्रिप्ट सेम होता है। और बच्चे ने कुछ सवाल पूछा हुआ था। डॉक्यूमेंट्स बेटा सारा लेके जाने आपने। डॉक्यूमेंट्स जो जो आपने वहां अप्लाई करते हुए बताया था वो सारे आपने लेके जाने हैं। वो पहले ही हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को पहले वो क्लेरिफाई कर लेंगे।
कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट हो तो उन्हें क्या है, मुझे टाइम दे दें 1 हफ्ते का, मैं आपको पूरी जमा करवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। जी बेटा मैं आपके माइक ऑन करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं। बेटा डिग्री अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट या डीएमसी है तो ठीक है, रिजल्ट कार्ड जिसे हम कहते हैं वो है, तो उससे आपका काम चल जाएगा। एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए एक्ट बेटा देखना चाहें तो देख लें थोड़ा सा उसमें, वैसे इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जी बेटा मैं आपके माइक ऑन करता हूँ, आप लोगों के जो सवाल है बेटा वो पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके भी जो है ना आपके जो सवाल हैं जी 1 बाय 1 बेटा आप पूछ सकते हैं, जो आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नाम सर बताएंगे दिस बेटा इज सबसे पहले। दिस इज मोहम्मद तौसीफ हेयर। जी सर सवाल मेरा ये है कि मतलब कि अभी जो आपने सब कुछ बता दिया है, जो करंट अफेयर्स है सर, उनके रिलेटेड हमने कौन कौन से टॉपिक करने हैं? करंट अफेयर में बेटा देखिए करंटली जो इशू चल रहा है आपके सामने ही है, ये मिडल ईस्ट वाला, इसराइल वाला, इसराइल ईरान वाला, इसे देख लें। एससीओ की समिट हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त, इसे देख लें। कश्मीर के हवाले से पूरा एक टॉपिक मैंने करवाया, उसे देख लें, उसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है। उसके अलावा यूएसए के इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर में, जी सर। उसे थोड़ा सा उसे थोड़ा सा देख लें। यूएनओ का इजलास हुआ अभी सितंबर में, उसे देख लें। इसी तरह से एससीओ को तो पाकिस्तान में ही हो रहा है, और बस यही मेरे ख्याल से हैं जो करंट चल रहे हैं इस वक्त। यूक्रेन वाली जो जंग है, रशिया और यूक्रेन वाली, उसे भी देख लें, वैसे पुराना हो गया है वो। और यमन क्राइसिस को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी देख लीजिएगा बेटा, कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन जो डिपार्टमेंट है जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो कितना अपना रोल प्ले कर रहा है, इसे किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसे देख लीजिएगा थोड़ा सा। जी नेक्स्ट बेटा जिस बच्चे का सवाल है वो पूछ ले। जी बेटा किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड सेशन है वो कब स्टार्ट होगा। दूसरा ये कि सर ये इंटरव्यू कब तक एक्सपेक्टेड हैं स्टार्ट इंटरव्यू होंगे। बेटा आपके नवंबर के पहले वीक में, नहीं तो दूसरे वीक में शुरू हो जाएंगे। पहले वीक में नहीं करेंगे तो पहले ख्याल से तो पहले वीक में कर देंगे ये शुरू, और नहीं तो ये दूसरे में तो लाजमी हो जाएंगे। तो आपके और पास सर आज कितने, तो आपके पास अच्छा, 8-10 दिन है, 10-12 दिन है आपके पास कम से कम, कम से ओके कम, सर ज्यादा थैंक। ज्यादा एक दिन हो सकता है। और सर डिपार्टमेंट का पोर्शन आप कब तैयार हाँ करवाना बेटा स्टार्ट ये आप, करेंगे। ये जो बाकी पोर्शन मैंने बताया ये कर लें पहले, ताकि आपका जब एक ये पोर्शन सारे कवर हो जाएंगे फिर आपका डिपार्टमेंट वाला रह जाएगा, डिपार्टमेंट वालों को भी छोड़ दें। और जैसे सब जब आप वो करवाएंगे उसमें हो जाएगा, एक ही दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। आप बाकी पोर्शन कर रहे हैं तब तक। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा, नाम बताएं अपना पहले। सर आई एम समरा परवीन। जी बेटा बोलें। सर जो हमारे मॉक इंटरव्यूज होंगे फिजिकल में, वो कितने होंगे? बेटा आपको कम से कम एक तो जो है ना जरूर हम आपको कहेंगे कि जो है ना आप मौका दें, मुल्तान में हमारे पास इधर आए, पूरा पैनल बिठाएंगे इंशाल्लाह हम, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। उससे पहले आप अपने घर में प्रैक्टिस करें, अपने जेस्चर्स नोट करें, और अपने सर सवाल खुद लिखें, खुद जवाब दें उनके, और ऑनलाइन मौक दें उससे पहले। सर ऑनलाइन कितने होंगे ऑनलाइन मैक्सिमम? कम से कम 3 से 4 हम रखेंगे, 3 4 5 कम से कम, जितना आप देना चाहेंगे आप बता देंगे, कोई इशू नहीं हमारी तरफ से। जितना आप लोग देना चाहेंगे हम मौक रखेंगे आपके ऑनलाइन। जो बच्चे सर एक फाइनेंशियली जिनका इशू होगा, जिनका फाइनेंशियली इशू होगा, नहीं आ सकेंगे मुल्तान, तो उन्हें एकेडमी पे करेगी, उनके आने जाने के जो खर्चात हैं इंशाल्लाह हम पे करेंगे, जो लोग वाकई में अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। और सर एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी ने टेस्ट भी आगे देना हो जो रिटन है, उसको और इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया जा मेरा सकता पहले है? पहले इंटरव्यू को फोकस करें, एक फेज में आपने जो जिसमें पहुंच गए हैं पहले उसे करें। रिटर्न तो होगा, पता नहीं क्या बनता है उसका, उसमें आप परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते।
ठीक है ओके सर, थैंक यू। जी। और किसी बच्चे का सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आई एम अब्दुल्ला बिलाल। जी बिलाल साहब। सर लास्ट मेरा असिस्टेंट इन स्पेशल एजुकेशन का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें ठीक है। जे चेयरमैन साहब काफ़ी इस बात पे जोर कर रहे थे कि आप प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग छोड़ के इधर क्यों इस मैनेजमेंट की फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो मैंने उसको ठीक अपने है। अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया, लेकिन इस बात पे ना वो काफ़ी काउंटर आर्गूमेंट्स करते रहे कि आप कभी एक आपको अपनी फील्ड का ही नहीं पता, आप इधर आ रहे हैं, आपको गाइडेंस नहीं थी कि आप उधर जाते। तो इसका बेस्ट हम्म। क्या आंसर हो सकता है इसको बेटा टैकल कर एक तो क्वेश्चन की जो सिचुएशन थी ना, क्वेश्चन का जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है कि उसने आपसे क्या पूछा था। ठीक है, वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जी सर। दूसरी बात ये है कि देखिए बेटा, देखिए जो आपने उन्हें क्या आंसर किया था इस सवाल का कि क्यों आना चाह रहे हैं आप? सर प्राइवेट का तो मैंने उन्हें बताया था कि प्राइवेट जॉब्स में जो इश्यूज हैं, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है और हम्म। बाकी पेमेंट्स भी वो कम कर रहे हैं, और सारे उसको अपने अकॉर्डिंग मैंने वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो वो कह रहे थे फिर आप आना हम्म। चाहते हैं तो अपनी फील्ड में जाएं, अब जोलॉजी आपने की है तो उस फील्ड में आप हम्म। आपको गाइड की पहले, तो मैंने उसके इसका बारे में इसका इसका क्या आपने जवाब दिया जब उसने कहा अपने फील्ड में जाए? इसका आपने क्या आंसर किया? सर मैंने उसका आंसर किया कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है, क्योंकि लेक्चरर के मैंने एक बार ट्राई किया, उसके बाद से अभी तक हम्म। पोस्ट ही नहीं आई। जनरल में क्योंकि हम्म। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो मैंने अपना वो कोर्स थोड़ा चेंज किया और इस पे फोकस किया है, तो फिलहाल हम्म। मैं इसके लिए प्रिपेयर हम्म। कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सवाल के आंसर नॉर्मल थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आपने मुझे ये कहना है सर जॉब आएंगी तो मैं उसमें जाऊंगा ना, जितनी जॉब्स अभी जो अवेलेबल है मैंने उन पे अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तैयारी की है सर, आपके सामने हूँ। ठीक है, आपने सही आंसर किया है। भैया अगर जॉब ही नहीं आ रही, मैं जबरदस्ती थोड़ी जा सकता हूँ किसी डिपार्टमेंट में, जब जॉब ही हो अनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने आंसर किया, आपकी रिकमेंडेशन नहीं हुई उसमें? सर उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अच्छा ठीक है, उसकी सीटें कितनी थी? सर उसकी 8 सीटें थी ओपन मेरिट में। और ओपन मेरिट पे 8 थी। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा बताया आपने? सर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्पेशल एजुकेशन, वो भी तो एजुकेशन ही था ना, वो तो ठीक था सर, मैं पहले भी एजुकेशन में हूँ, ये भी एजुकेशन है। जी जी, वो भी मैंने तो उनको ठीक अकॉर्डिंग ठीक है, बस बताया। वो और कुछ लोगों की आदत होती है इस तरह से काउंटर करने की क्वेश्चन। इंशाल्लाह हो जाएगा आपका, ये जिस तरह से आप बता देंगे जो आपने आंसर किए हैं, मेरे ख्याल से आपने ठीक आंसर किए हैं। सर ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू, सारे हाँ हो क्वेश्चंस। जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हो जाएगा जिस तरह से आप कह रहे हैं, अल्लाह इंटेलिजेंस ताला आपको ऑफिसर का कामयाब भी करे। मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया था, उसका अभी तक इंटरव्यू की कोई अपडेट नहीं है, काफी टाइम हो गया। लेबर का इंटेलिजेंस ऑफिसर। अच्छा ठीक है, ओके ओके। हाँ, इंटेलिजेंस ऑफिसर का शेड्यूल आ जाएगा, असल में इनके काफी सारे इंटरव्यू अभी पेंडिंग है, चार्ज नर्स वाले और ये वाले ले रहे हैं ना अभी, वो मेडिकल ऑफिसर जी वाले, तो उन्हें लगे हुए हैं, वो मेरे ख्याल से एंड होंगे तो शायद ये शुरू करेंगे। आ जाएगा इंशाल्लाह शेड्यूल, मेरे ख्याल है 23 के बाद का सुन रहे थे, शायद आ जाएगा कोई शेड्यूल इसका। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हम्म। चलें, और किसी बच्चे का सवाल? जी बेटा, किसी और बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम क्लास एंड करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आई एम खदीजा आरिफ। और जी बेटा। सर इस्लामियात का जो आपने कहा है ना कि आपने तैयार करना है, तो सर उसके लेक्चर्स अभी तक मैंने नहीं लिए। मैं 33 बैच से हूँ, तो अभी मुझे अच्छा। 2.5 महीने हुए। तो अगर आप उससे हम्म। रिलेटेड कोई वीडियोस जो आपके पास पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, अगर आप वो शेयर कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो आप जाएगा। बेटा ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप यूट्यूब चैनल पे जाएं जी जी। और वीकली वीकली फ्री जो क्लास हमारी होती है उसमें इस्लामिक स्टडीज के लेक्चर पड़े हुए हैं, वहां से करें आप कवर, ठीक है सर। ठीक है सर। वहां से कवर करें, ठीक। कोई इश्यू हो तो फिर आप डिस्कस करें। चलें ठीक है सर, थैंक यू सर। चलें, और किसी बच्चे का सवाल? सर मैंने ये क्लास एंड पे ज्वाइन की है, तो जो क्वेश्चंस आपने तैयार करने के लिए कहा था काइंडली एक बार वो रिपीट कर हाँ दें। बेटा, वो मैंने आपको बताया कि आपने पाकिस्तान ज्योग्राफी सारी करनी है, ओके जो सर। मैंने 4 लेक्चर करवाए थे, और उसके अलावा 4 जो प्रोविंसेस के हैं वो आपने सारी करनी है पाकिस्तान ज्योग्राफी। ओके उसके सर। बाद आपने पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन करना है, फ्रीडम मूवमेंट से ऑनवर्ड जो पोर्शन है सारा रिवाइज करना है, और इस्लामिक स्टडीज का, ये 3 सब्जेक्ट आपने अच्छे से करने हैं रिवाइज। यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाएंगे जीके के हवाले से। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, किसी का अगर कोई और सवाल नहीं है तो फिर हम एंड कर देते हैं क्लास, क्योंकि 8 बजे हमारी एक और क्लास भी होती है, आपको पता है, उन्हें पढ़ाना होता है उधर। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। जी बेटा, आवाज आपकी कम आ रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन
सर मेरा जी सवाल ये बेटा, था कि ड्रेस कोड के हवाले से था। किसके हवाले से बेटा? सर ड्रेस कोड के हवाले से था। अगर सर ड्रेस कोड, फॉर्मल ड्रेस कोड के हवाले से। जी जी जी, बोले बेटा, क्या क्वेश्चन क्या तो है? जी सर उसमें सर वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई, मेटालिक वॉच के साथ ये फॉर्मल ड्रेस है सर। बेटा आप ऐसे करेंगे, जो भी आप करना चाह रहे हैं ड्रेसिंग, उसकी गूगल से तस्वीर उठा के भेज दीजिएगा, एक दफा उसे आपने चेक करवा लेना है। चलो ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, जो भी ओके आप सर, करना चाह रहे हैं ना ड्रेसिंग, जो आपके माइंड में आइडिया है, आप गूगल पे जाएंगे तो उस तरह की तस्वीरें मिल जाएंगी जिस तरह का आप लेना चाह रहे हैं, या जिस शॉप से आपने ओके लेना है सर, वहां से जाकर देख के विजिट कर लेंगे तो आपको वो फिर मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। ठीक है? ओके सर, ठीक है। यस। चलें, या शाह साहब से रब्ता कर लीजिएगा, शाह साहब आपको बता देंगे। जो लोग मुल्तान में हैं तो वो शाह साहब से रब्ता करके उनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं, उन्हें अपने साथ लेके जाके अपनी ड्रेसिंग कर सकते हैं, स्पेशली जो मेल हैं तो शाह साहब अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह वीकेंड पे। चलें जी, और किसी का कोई सवाल नहीं है बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर, कमरान बशीर ही थे यार। जी सर वालेकुम मेरा सलाम कामरान साहब। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, कोई 3 साल हो गए हैं। तो अच्छा। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो पता है आपको, तो मैं वन पेपर की हम्म। तरफ आ गया था। मैं हम्म। पहले भी एक इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें तो नहीं हुआ था रिकमेंड। तो अच्छा, अभी कौन सा मैं इंटरव्यू दिया था आपसे आपने? ये, सर वो मैंने ना प्राइवेट एमए किया हुआ था ना पॉलिटिकल साइंस में, तो ठीक है। उसका इंटरव्यू दिया था। तो अच्छा। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, लेकिन उसने पूछा था कि आपने ना ये रेगुलर की है डिग्री या प्राइवेट, तो मैंने कहा था प्राइवेट। प्राइवेट। बस इधर से उसको ना, फिर उसने इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। बस 15 मिनट का वो हम्म। इंटरव्यू, जो क्वेश्चन पूछे थे वो वहां से आते थे। जब आपने प्राइवेट कहा है उसके बाद भी उसने कोई सवाल पूछा है आपसे? फिर उसने ना सर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठा था ना, उसको रेफर कर दिया है। और बस ठीक है। उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, और हम्म। उसके बाद उसने कहे थैंक यू, बस चले जाएं। दो तीन सवाल जो पूछे थे वो आपको आ गए थे? जी जी, वो सर टू नेशन थ्योरी और ये सिंपल सिंपल उसने पूछे थे, वो मुझे आते थे। हम्म। अच्छा, तो सीटें कितनी थी उसमें? आई थिंक 57 सीट्स थी। फिर तो तो आपका होना चाहिए था 57 में तो। पता नहीं सर, उसने मुझे इंटरव्यू में 30 मार्क्स दिए थे, पास तो। फेल कर गया मतलब 30 दे जी के गया है? 30 मार्क्स, हालांकि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, पास होने वाला तो हो गया था। सीट कौन सी थी, सीट कौन सी थी? सर लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। बस वो बाज दफा ना कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जो है ना, देखें इस बच्चे ने इंजीनियरिंग की हुई है, अगर वो इधर लेक्चरर लग जाएगा तो इसका जो पोटेंशियल है इंजीनियरिंग वाला वो खत्म हो जाएगा। जी तो जी इसे अभी अपना जो फील्ड है उधर ट्राई करनी चाहिए, ये सोच के जो है ना कुछ लोग कर जाते हैं, वैसे इस तरह से करना नहीं चाहिए। आपके तो सर क्राइटेरिया पे एक बच्चा पूरा उतर रहा है तो उसे रिकमेंड जी, करें आप। अभी तो ये क्वेश्चन है कि अभी सब्जेक्ट पे तो कमांड नहीं है इतनी, तो ये कोई ड्रॉबैक तो नहीं हम्म, होगा इंटरव्यू में? को देखिए सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, वो आपसे जरूर ये सवाल पूछ सकते हैं कि बेटा आप इंजीनियरिंग करके इधर पॉलिटिकल साइंस, कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। बात समझ आई है? नहीं नहीं, वो अभी तो आप सर जस्ट सारी सिम मैंने हाँ, जस्ट उसे इंजीनियरिंग की सिंपल की थी। क्या कहने हैं? अभी तो मैंने सारी इंजीनियरिंग की वो दी हुई है ना, उसकी बेस पे अप्लाई किया है ना, ये जो अच्छा, अभी फिर सही। आपको पॉलिटिकल साइंस बताने की जरूरत ही नहीं है। जी वो मैं नहीं बताऊंगा, जी जी। अच्छा, ये जो दरमियान में 3 साल है उसमें आपने क्या किया है? बस ये सर वन पेपर की तैयारी में लगे हुए थे। कोई अभी और आप काम नहीं किया? और कोई काम नहीं किया? नहीं सर, अच्छा, अभी इसमें भी मुझे ये बताएं, आप के वाले साहब क्या करते हैं, किसान हैं क्या है? जी जी किसान है, फार्मर। आप जानते हैं ज़राअत के बारे में, कुछ पता है आपको? जी थोड़ी बहुत तो नहीं है ऑब्वियसली। थोड़ी बहुत नहीं, फिर अच्छे से करें इसे तैयार। जी जी तो आप उन्हें देखें, ये जो गैप है 3 साल का, अगर आप इसे कवर नहीं कर पा रहे हैं वो आपसे जरूर सवाल पूछेंगे 3 साल हो गए आप क्या कर रहे हैं। जी जी बात समझिए आपको, ये हर बच्चे से पूछा जाएगा, उसके डिग्री का गैप और इंटरव्यू तक का जो गैप है, क्या कर रहे हैं आप इसमें। तो ये इसका आपने सेटिस्फैक्ट्री आंसर करना है, यही तो वो सवाल है जिसकी बेस पे आप रिकमेंड होंगे, या आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा, या ओपिनियन बेस्ड सवाल कुछ आपसे पूछे जा रहे होते हैं,
तो ये 2-3 टाइप के सवाल होते हैं जिनके बाद अगर आप आंसर नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो बैड इंप्रेशन जाते हैं, वो आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। तो इस गैप को आपने कैसे कवर करना है, इसमें आप क्या करते रहेंगे? आप अगर ज़राअत के साथ आपका ताल्लुक है, आपके हवाले से आप किसान ही हैं, तो आपको पता होगा गंदम के हवाले से, आपको कपास के हवाले से, जिस तरह हमारे एरिया में होती है, इस तरह से जो है ना आप देखें। आपका कौन सा एरिया है, सिटी कौन, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? लैया सर, पोर्ट सुल्तान है लई मेरा। लैया है, तो आपके तो लैया में क्या होता है? खरबूजा भी होता है मेरे ख्याल से, तरबूज भी होता है, और जो है ना और क्या होता है, प्याज जी होता है, लहसुन होता है, और क्या होता है? इधर ये सर थल वाली साइड है, आपके नेबर ही हूँ मैं सर। ये कोट सुल्तान पहाड़पुर वाला एरिया, इधर तो ये हाँ, ये जो कपास। बेल्ट है सारे का सारा, तो ये ज़राअत के हवाले से ठीक है। जी जी। तो आप थोड़ा सा देख लें, आप ये 2-3 फसलें ही हैं मेन आपकी, गंदम है, कपास ही है, कपास है। आजकल तिल्ली है, गन्ना भी थोड़ा बहुत होता है, तो आपको इनके थोड़ा सा बारे में पूछने वाले हिसाब से आपको पता होना चाहिए। आप इसे कवर ये करेंगे सर, आपको पता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज कितनी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। तो मैंने कोशिश की है 2-4 कंपनीज में इंटरव्यू दिए हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर जगह नहीं बना पाया हूँ, या मुझे वहाँ उन्होंने स्पेस नहीं दी है। तो मैंने फिर क्या किया जी, मैं अपना जो है वाले साहब के साथ, जो ज़राअत है, मेरे वाले साहब किसान है, तो उनकी हेल्प करता हूँ, साथ में मैं तैयारी करता हूँ। सही सही। बात समझ आ गई है? अब जी इस तरह से उसे कवर करेंगे। अगर वो पूछ लेता है जी आप क्या कर रहे हैं, 3 साल हो गए हैं आप बैठे हैं हाथ पे हाथ धर के, तो आप उन्हें कहेंगे सर मैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है मैं उसमें परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी मेरे पास ये है कि मैं अपने वाले साहब के साथ, मेरे वाले साहब किसान है, हमने फला फसल काश्त की हुई है, तो मैं जो है ना जो उनकी हेल्प करता हूँ, जितना टाइम मुझे मिलता है मैं अपना तैयारी करता हूँ वन पेपर की। अल्हम्दुलिल्लाह सर आपके सामने हूँ, मैंने एग्जाम पास किया है। जी। बात समझ आ गई? आप थोड़ा सा उसे इस तरह से कवर करेंगे। सर आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हमारे मुल्क में जो जॉब्स हैं उसकी सूरत हाल क्या है? प्राइवेट सर कंपनी है, तो मैक्सिमम जॉब्स जो होती हैं प्राइवेट कंपनी में सिफारिश बेस होती है, रेफरेंस बेस कहिएगा, रेफरेंस बेस होती है। सर मेरे पास कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है कि मैं किसी भी जो है ना कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी में जो है ना जी जाके इंडक्ट हो सकूं। तो फिर जो है ना मैंने सर इस तरह से जो है ना जी तैयारी शुरू की है, और साथ में अपने वाले साहब की हेल्प करता हूँ। वो किसान है, वो फसलें वगैरह हम काश्त करते हैं, तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना जी गुजारा हो रहा है। आप समझ रहे हैं? थोड़ा चीज़ों को इस तरह से गोल कर देंगे, घुमा देंगे। सही सही। ठीक है। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू तो सर। आप लोग मेहनत करके आए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर नवाजेंगे। इंशाल्लाह। चलें बेटा, क्लास एंड कर दें। अस्सलाम चलें वालेकुम नेक्स्ट सर। इंशाल्लाह क्लास। जी वालेकुम सलाम। सर आई एम फौजिया शहबाज। सर मुझे ये पूछना था कि जो गर्ल्स का ड्रेस है वो मोनोटोन हो कि थोड़ा बहुत प्रिंटेड भी चल, क्या कहना चाह रहे हैं, सवाल दोबारा से जिसमें पूछें। थोड़े गर्ल्स बहुत के ड्रेस का सर वो मोनोटोन होना चाहिए कि वो प्रिंटेड भी हो सकता है जिसमें थोड़े बहुत और डिफरेंट कलर हो। देख ले आप, मतलब एक फॉर्मल ड्रेसिंग जो होती है ना, उसमें प्रिंटिंग में बस डिजाइन ज्यादा ना हो, डिजाइन वगैरह ज्यादा ना हो, सिंपल हो, जितना मैक्सिमम सिंपल हो सके उस तरह से होना चाहिए, बेहतर यही है। और सर मॉक इंटरव्यूज हैं वो लाहौर में कंडक्ट नहीं हो सकते? लाहौर में बेटा कंडक्ट नहीं हो सके, क्योंकि हमारा एक तो सेटअप मुल्तान में ही है, दूसरा लाहौर में, या तो मैं कौन साहब से कहूँ आप उनके ऑफिस चले जाएं, ऐसे नहीं सेक्रेटरी में ही बैठते हैं, वहां जाके जो है ना आप मौक दें। चलें ये डिस्कस कर लेंगे हम फिर। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर वो लाहौर में पॉसिबल हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलें। और किसी बच्चे का सवाल? चलें बेटा, क्लास एंड करते हैं। खुश रहें बेटा, मेहनत करें, जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन पे काम करें, और कोशिश करें कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, किसी को तंग ना करें, क्योंकि ये जो आपका टाइम है इसमें आपने अपने आप को भी सेव रखना है, अपने फिजिकली अपने आप को, बाइक पे जाते हुए अपना ख्याल रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप को, जिस तरह का दूल्हा होता है ना, वो दूल्हे को जो है ना एक हफ्ता पहले 15 दिन पहले उसे कहते हैं नहीं आपने कहीं नहीं जाना बाहर, कुछ हो ना जाए आपको। तो आपने भी जो है ना अपने आप को थोड़ा सा सेव रखना है, कोशिश करनी है किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी को तंग ना करें, किसी को तंग किया हुआ है तो उससे मदद कर लें,
ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना आपकी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दे जाएंगी इंशाल्लाह। तो कोशिश करें एक अच्छा इंसान जो होता है वो बनने की। वैसे भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इस तरह का होना चाहिए। हम इसमें मतलब है कि कोई स्पेसिफिक चंद एक दिनों के लिए नहीं, वैसे हम इस तरह के हमें जो हमारा करेक्टर है कुछ इस तरह से होना चाहिए। लेकिन इन दिनों में आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, सदका दें किसी को 2-4, जितना आप दे सकते हैं 10, 20, 30 जितना आप दे सकते हैं सदका दें। अगर सदका नहीं दे रहे, मतलब पैसे की शक्ल में सदका नहीं है बेटा, और भी बड़े तरीके होते हैं सदका देने के। तो कोशिश करें जो है ना जी थोड़ा सा अपने आप को बचा के अपने मकसद पे, टारगेट जो आपका है उस पर फोकस करें बस। ठीक है, चलें क्लास एंड करते हैं बेटा, खुश रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास रखेंगे तो फिर गपशप होगी आपसे।